गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेशन के बारे में, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जो है हम लोग देखेंगे यूरिन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिन जो है जो बनता है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या डक्ट में जो जमा हो जाता है, वो यूरिन कैसा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट है ना। स्लाइटली एसिडिक कैसा होगा? एसिडिक होगा है ना, ट्रांसपेरेंट होगा। इसका जो पीएच होता है ना, एसिडिक होगा तो पीएच जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? 6। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है कलर इसका जो है यूरिन का, ये थोड़ा सा जो है वो येलोइश टाइप के होता है, येलोइश टाइप से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कलर, इसका जो कलर आता है, इसका जो कलर आएगा, कलर वो कैसा होगा? कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। किसके कारण होता है वो? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड, उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण इसका जो है वो कैसा होता है? स्लाइटली एलोइस होगा है ना। कैसा होता है? एलोइस है ना। तो यूरिन कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर का होता है या एलोइस कलर का होता है। वो किस पिगमेंट के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई वेजिटेरियंस है जो फ्रूट खा रहा है, ठीक है, अगर फ्रूट कोई खाए है ना, उसके फूड में फ्रूट ज़्यादा रहेगा, तब क्या होता है कि यूरिन जो है वो क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक हो जाता है ना। तो इंक्रीज कर जाता है क्या? इंक्रीज एसिडिक या एसिडिटी। ठीक है, तब जो है वो क्या हो जाएगा? पीएच जो है उसका वो डिक्रीज करेगा और एसिडिटी जो है वो बढ़ेगा। यानी कि एसिड जो है वो 6 जो हम लोग लिखे थे कि पीएच जो है वो क्या होगा? 6 होगा। वो उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर वो जो है वेजिटेबल्स खा रहा हो है ना, ठीक है, अगर कोई आदमी जो है वो क्या खा रहा हो? वेजिटेबल्स। अगर फ्रूट खा रहा है तो एसिड बढ़ेगा। अगर जो है कोई वेजिटेबल्स खा रहा हो तो डिक्रीज एसिडिटी है ना। तब क्या करेगा? डिक्रीज एसिडिटी है ना। तब डिक्रीज करेगा क्या? एसिडिटी। यानी कि उसके यूरिन का जो पीएच जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, वो बेसिक की ओर जाएगा। तो यूरिन क्या होता है? हम लोग देखे थे कि 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन बाहर आता है बॉडी से है ना। और ये जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका जो कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। हम लोग क्या देखें कि अगर कोई वेजिटेबल्स खा रहा हो तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, अगर कोई घटेगी, और फ्रूट खा रहा हो तो एसिडिटी बढ़ेगी। हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत लोग जो टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल ये सब जो लेता है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें यूरिन का फॉर्मेशन तो जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, यूरिन का फॉर्मेशन उसके बॉडी में तब बढ़ जाएगा। हम लोग क्या देखें? टी, कॉफ़ी है ना, टी, कॉफ़ी, ठीक है, बर्गर्स, ठीक है, क्या चीज़? बर्गर्स भी जो खाता है लोग, ठीक है, बर्गर्स, ईटीसी। ये क्या करता है? इसको हम लोग, ये सब जो है टी, कॉफ़ी, बर्गर्स, ये सब को हम लोग बोलते भी है, क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड
डायूरेटिक्स आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते भी क्या है, डायूरेटिक्स। और ये करता क्या है, ये करता है एज दे इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर ये सब का हम लोग ज़्यादा खाएं तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टी, ज़्यादा कॉफ़ी भी हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों का आदत होता है ना, सुबह 2 कप और शाम को 2 कप, मतलब सुबह 1 कप, सो के उठे नहीं कि 1 कप कॉफ़ी, है ना, दोपहर में कॉफ़ी चाय, शाम को कॉफ़ी चाय, सोते वक्त कॉफ़ी चाय। तो ये आदत जो है नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी का फंक्शन जो फास्ट होता है, फिर हम लोगों को आगे चल करके ये घाटा पहुंचाता है। लेकिन यही चीज़ जो आप बोल सकते हो कि जो जैसे बहुत लोग आयरन फैक्ट्री ये सब में जो काम करते हैं, उन लोग के लिए यही कॉफ़ी और चाय जो है वो हेल्पफुल होता है कि उसके बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस गया है, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर कोई पर्सन्स काम कर रहा है आयरन फैक्ट्री में, तो ना चाहते हुए भी वो कितनों मास्क लगा के काम कर रहा है या कुछ, तो उसके बॉडी में क्या होता है, डस्ट जो है, आयरन का डस्ट जो है वो जाता ही जाता है ना। तो उस कंडीशन में अगर वो जो है वो चाय कॉफ़ी पी रहा हो तो उसके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। और यूरिन के फॉर्मेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि डस्ट जो उसके बॉडी में गया वो कुछ हद तक बाहर आ जाता है। तो वहाँ के लिए वो हेल्पफुल, उन लोग के डाइट में टी कॉफ़ी लगा रहता है। ठीक है, साथ में चलता है उन लोग का। लेकिन ज़्यादा ये जो है हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल नहीं होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फूड को हम लोग बोलते हैं क्या, डायूरेटिक, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है यूरिन के फॉर्मेशन को। तो हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन को देख रहे थे, यूरिन देख रहे थे ट्रांसपेरेंट, स्लाइटली येलोइश। ठीक है, हम लोग को जो है सिर्फ फ्रूट ही नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दोनों खाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है यूरिन अपने नॉर्मल पीएच पे रहे। अगर ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएगा तो भी घाटा है ना, पूरा यूरेथ्रा पाइप जो है वो बर्न करेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग को उसको कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्हेन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि यूरिन जाने का मन था बट क्या किए, जा नहीं रहे। ठीक है, तो व्हेन यूरिन इज अलाउड, व्हेन यूरिन is allowed, ठीक है, when urine is allowed to stand some time, ठीक है, allowed stand some time, it smell like ammonia। ठीक है, जब अगर हम लोग यूरिन को कुछ देर रोक दें तो ये स्मेल करेगा किसके जैसा, अमोनिया के जैसा। अब आपको लगेगा ये अमोनिया जैसा क्यों स्मेल करने लगता है ना। यूरिन जाओगे उसके बाद जो है वहाँ से बहुत खराब बदबू आएगा अमोनिया के जैसा। ठीक है, तो क्यों आता है ये स्मेल्स, जो है स्मेल्स लाइक अमोनिया, ये अमोनिया के जैसा क्यों आता है, ये स्मेल जो है अमोनिया के जैसा क्यों आता है। तो अगर आप लोग सोचोगे कि अमोनिया के जैसा जो आता है वो शायद कुछ होता होगा, यूरिन ज़्यादा देर रुकने से हो सकता है कि वो अमोनिया में, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होता है कि यूरिन जो है वो ज़्यादा देर स्टोर रह जाता है, तो वहाँ जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया को वो किल करने लगता है ना। और उसी बैक्टीरिया के डिग्रेडेशन से जो है ना, क्या होता है, स्मेल आता है यूरेनिया अमोनिया का। तो लाइक अमोनिया ड्यू टू बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, क्यों होता है ये, ड्यू
टू बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। ठीक है, बैक्टीरिया के डिग्रेड करने से, सड़ने से ये स्मेल आता है, डिग्रेडेशन। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के कारण, बैक्टीरियल डिजनरेशन के कारण जो है ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूरिन को ज़्यादा देर रोक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो कि यूरिन अगर ज़्यादा देर रुका तो वो क्या करता है, उसको किल कर देता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया टू अमोनिया, ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये इसीलिए यूरिन को ज़्यादा देर स्टोर नहीं रखना चाहिए, है ना। हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसका वो कितना होता है। हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो होता है यूरिन का वो होता है 1.015 टू 1.015 टू 1.025, 1.025 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और अगर हम लोग देखें कि इसमें कुछ जो है वो डिजीज भी आएगा, डिजीज आगे हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे। अगर यूरिन में जो है वो ग्लूकोज आने लगे तो उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसेरिया। और अगर जो है कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीटोन्यूरिया। और डायबिटीज मेलाइटस में जो है यही चीज़ होता है, जो यूरिन के टेस्ट से डायबिटीज पता करता है, तो उस डायबिटीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। उसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, किसमें, यूरिन में, है ना। क्यों, कीटोन ग्रुप क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं यूरिन में एसेंशियल सब्सटेंस बाहर कभी नहीं आएगा। अगर एसेंशियल सब्सटेंस यूरिन से बाहर आने लगे तो हम लोग समझ जाते हैं कि यूरिन जो है वो क्या है, यूरिन जो है वो आपका आ रहा है अगर एसेंशियल सब्सटेंस को लेकर के, तो किडनी जो है हम लोग का वो डैमेज हो चुका है, ये उसका सिंबल है। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ये तो हम लोग देख लिए यूरिन को। अब देखेंगे क्या कि अदर ऑर्गन कौन कौन सा है जो मदद करता है एक्सक्रीशन में। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में कौन कौन से, कौन कौन से ऑर्गन जो है मदद करता है। ये तो हम लोग देख लिए कि किडनी उसमें प्रेजेंट रहेगा। किडनी तो किडनी का काम ही है यूरिन का फॉर्मेशन करना। और कौन कौन अदर ऑर्गन है जो काम करता है, ये तो हम लोग किडनी का जो देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मेन ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। ओके, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। और हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और भी जो है वो कुछ और भी होते हैं, जैसे स्वेट होता है ना, अनवांटेड सॉल्ट होता है, लुब्रिन होता है, ये सबको कौन बाहर करता है। तो हम लोग देखते हैं कि किडनी के अलावा सबसे पहला और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो क्या है, लंग्स, है ना। लंग्स के बाद स्किन भी होता है, लिवर भी होता है, ये सब भी एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो रिमूव 1.8 लीटर CO2 पर आवर, है ना। ये क्या करता है, रिमूव करता है 1.8 लीटर CO2 पर आवर्स। ठीक है, इतना CO2 जो पर घंटा ये रिमूव करता है, कौन, लंग्स,
और CO2 हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है ना। तो जो है इसको बाहर करना जरूरी है, और इसको कौन बाहर करता है, तो इसको बाहर करता है आपका लंग्स, है ना, पर मिनट। 1 मिनट में लगभग जो है वो कितना 200 ml, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्किन जो है, ओके, स्किन ये जो है क्या करता है, स्वेट, इसमें पाया जाता है क्या, स्वेट ग्लैंड, है ना। स्किन दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, ये कौन करता है, स्किन। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन को ही बोला जाता है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड वो क्या करता है, वाटर और NaCl, है ना, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड ग्लूकोज, ये सब को जो है जिससे मिला हुआ रहता है स्वेट, उसको ये बाहर करता है। तो ये क्या करता है, रिमूव। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड। और ये स्वेट ग्लैंड जो है ये क्या करता है, रिमूव स्वेट। और अगर हम लोग बात करें कि स्वेट क्या है, तो स्वेट जो है वो बना हुआ होता है किससे, तो स्वेट बना होता है वाटर, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर, NaCl, और क्या प्रेजेंट रहता है NaCl के अलावा, यूरिया, लैक्टिक एसिड, है ना। और क्या रहता है, लैक्टिक एसिड के अलावा अमोनिया, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, सबको जो है ये बॉडी को मेंटेन करके उसको बाहर करने का काम करता है कौन, स्वेट ग्लैंड। तो ये भी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट और अदर वेस्ट जो है उसको बाहर करने का काम किया, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एक और होता है ग्लैंड जिसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। क्या नाम है, सीबेसियस ग्लैंड। ये क्या करता है, ये भी बाहर करता है किसको, तो स्ट्रॉल्स हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। इसको ये क्या करता है, रिमूव करता है स्ट्रॉल्स हाइड्रोकार्बन को, है ना, वैक्स एंड फैटी एसिड को, एंड फैटी एसिड्स को, ये सब को ये बाहर करता है। तो ये भी स्किन भी जो है वो किसका काम करने लगा, स्किन भी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करने लगा। लंग्स भी किया, स्किन भी किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा जो लीवर, ठीक है, लीवर जो है वो भी क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है ना। माने लीवर का भी रोल होता है एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं, लेकिन एक्सक्रीशन में लीवर का भी रोल है। एक्सक्रीशन यानी वो भी जो है वो सब्सटेंस को बाहर करता है। जैसे अगर लीवर में जो है ल्यूब्रिन, बाइल्यूब्रिन अगर स्टोर हो जाए तो हम लोग तुरंत जानते हैं कि हमारा स्किन पीला हो जाता है, बॉडी का कलर पीला, और हम लोग उस डिजीज को बोलते हैं पीलिया, है ना, जॉन्डिस। तो वो ल्यूब्रिन बाइल्यूब्रिन जो है वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बाहर करना ही जरूरी है। और बाहर कौन करता है, तो लीवर करता है, ठीक है, लीवर। तो एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या हो गया, लीवर। और लीवर क्या बाहर करता है, तो लीवर जो है वो बाहर करता है बाइल्यूब्रिन, है ना, बिलीवर्डिन, ठीक है, ये सबको बाहर करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इट रिमूव, ये किसको किसको रिमूव करेगा, तो इट रिमूव बिलीरुबिन एंड, और किसको करेगा ये, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और ये है क्या, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये क्या है, ये जो है हाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ वर्न आउट आरबीसी। देखिए आरबीसी में जो है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये जो है रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो ये जब टूटता है, ठीक है, तब ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये अगर हमारे बॉडी में रह गया, ये अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, यानी कि ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये हमारे बॉडी में रह गया तो जॉन्डिस क्रिएट कर देता है, जिसमें हमारा बॉडी का फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। लीवर जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा, बहुत सारा जो है वो काम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो इसको जो है वो रिमूव करता है कौन? ये लीवर। क्या करता है? इसको जो है वो सिक्रीट करवा देता है बाइल सॉल्ट के साथ, है ना, बॉडी से बाहर, ठीक है। तो लीवर भी जो है वो क्या किया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम किया। ओके, तो स्किन, लंग्स, लीवर, ये सब जो है वो एसेसरी या बोल सकते हैं कि कुछ अदर ऑर्गन्स है जिसका रोल है किसमें? एक्सक्रीशन में। ये सब भी एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर हम लोग क्या देखेंगे? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर जो है वो क्या है? क्या क्या डिसऑर्डर इसमें आता है? देखिए, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम है यूरेमिया। UREMIA। क्या होता है यूरेमिया? इसके बारे में जो है आप लोग समझो पहले, है ना। देखिए, यूरेमिया कब बोलते? जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के साथ साथ जो है वो किसका? तो कैरेटिनिन। कैरेटिनिन क्या है? प्रोटीन है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड और कैरेटिनिन बढ़ गया, है ना, तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या? यूरेमिया। पहला डिजीज जो है वो हम लोग देख रहे हैं क्या? यूरेमिया। देखिए, अगर ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जैसे अगर हम लोग देखें तो 7 जो है वो होता है मेल का, और 6 जो होता है वो किसका होता है? फीमेल का, यूरिक एसिड का लेवल इन ब्लड। लेकिन अगर ये जो है ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं क्या? यूरेमिया। जिसमें क्या होगा? जितना भी ज्वाइंट्स होगा हमारे बॉडी में, है ना, नीचे से वहाँ पे पेन होना स्टार्ट कर देगा, स्वेलिंग हो जाएगा, और बहुत जो है वो पेन करेगा, काफ़ी दिनों तक ये रहता है, ठीक है। तो उस डिजीज़ को बोलते हैं क्या? यूरेमिया। जिसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड कैरेटिनिन इन ब्लड, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? जब किडनी फेल कर जाए, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर सकता है, तब ये डिजीज होता है। क्या नाम है उसका? यूरेमिया, ठीक है। तब क्या क्या आता है? यूरिया इज देन रिमूव्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, और उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? हेमोडायलेजर, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस, ठीक है। और इसी के लिए तुम लोग सुने होंगे कि डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जो किया जाता है। अब डायलिसिस प्रोसेस क्या है? ध्यान से समझो डायलिसिस प्रोसेस को, है ना, क्योंकि अभी जो हम लोगों का जो चल रहा है दौर, इसमें हम लोग इतने केमिकल्स फूड को गेन कर रहे हैं कि ये जो है वो इस तरह का डिजीज जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है अपने आप पे कंट्रोल अभी नहीं कर पाए, तो जो है वो हम लोगों के लिए डिजीज क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो आप लोग बात को समझो, यूरेमिया वो डिजीज है जो किडनी फेलियर के कारण होता है, और इस दौरान इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, कैरेटिनिन का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तब इसको जो है आर्टिफिशियली या मशीन के द्वारा जो है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है क्या किया जाता है? इसको बाहर करवाया जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हेमोडायलिसिस या डायलाइजर। इसमें क्या क्या आता है? आर्टरी, है ना, जो ब्लड को लेकर के आता है, उस आर्टरी को जो है वो हेमोडायलाइजर यूनिट जो होता है उसमें डाल दिया जाता है, उसके साथ इसको मिला दिया जाता है, ठीक है, ऐड कर दिया जाता है, और उसमें जो है एंटी कोगुलेंट डाल दिया जाता है, ताकि ब्लड जो उसमें, चूंकि आर्टरी को जो है यहाँ से आर्टरी लिया, इसको जो हेमोडायलाइजर में डाल दिया, इसका ब्लड का कनेक्शन हेमोडायलाइजर से कर दिया, तो क्या होगा कि ब्लड जाकर के वहाँ पे क्लॉट कर सकता है। इसीलिए उसमें क्या किया? एंटी कोगुलेंट डाल दिया, ताकि ब्लड जो है कोगुलेट ना करे, ठीक है ना। एंटी कोगुलेंट किसको? हेपेरिन को डाल दिया। हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता है। अब जो है डायलिसिंग यूनिट से जो है वो क्या होगा? वहाँ पे वो ब्लड जो है वो क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा।
किससे? सेलोफेन ट्यूब से। और जैसे सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा तो वहाँ पे जो है वो आप देखोगे कि सिमिलर टू प्लाज्मा, वहाँ से क्या होगा, जैसे गुजरेगा तो वहाँ से यूरिक एसिड और कैरेटिनिन जो है फिल्टर हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, और ब्लड जो पुनः बॉडी में डाल दिया जाता है, उसको पुनः कनेक्ट करके डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो काम होता है ना, हम लोग देखते हैं कि जब पास करता है सेलोफेन ट्यूब से मॉलिक्यूल्स, है ना, तो ये क्या करता है? ब्लड को क्लियर करता है। अब क्लियर ब्लड जो रहा वो पंप बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन, उसको वेन के थ्रू जो है वो डाल दिया जाता है, यानी कि उधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड को उसमें डाल करके उसे चढ़ा दिया जाता है। यही काम होता है किस में? डायलिसिस में। ठीक है, और उस बीमारी का नाम क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूरेमिया। ठीक है, काफ़ी खतरनाक बोल सकते हो है। इसमें जो है लोगों को मतलब एक बोल सकते हो कि बहुत कम चांस होता है कि वो ज़्यादा दिन जी सके या फिर से रिकवर हो सके, है ना। और काफ़ी जो है खतरनाक डिजीज़ है, क्योंकि किडनी फेलियर हो जाता है तब इसको यूज किया जाता है। दूसरा जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं रीनल कैलकुली। ठीक है, दूसरा जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं क्या? रीनल कैलकुली। ये क्या डिजीज है? इस डिजीज में जो है आप देखोगे कि इनसॉल्युबल या क्रिस्टल मास जो है ना, वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे आ जाएगा, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन या बोमेंस कैप्सूल के पास कहीं भी ऐसा कोई ट्यूब्यूल्स आ जाए, ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो कैसा हो? जो इनसॉल्युबल हो। जैसे आप लोग पथरी नाम सुने होंगे, अगर वो जो है किडनी में हो जाए तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या? रीनल कैलकुली। ठीक है, उसके बाद जो है नेफ्रेटाइटिस, एक और डिजीज है, क्या है? नेफ्रेटाइटिस। नेफ्रेटाइटिस। ठीक है, नेफ्रेटाइटिस कैसा डिजीज है? तो हम लोग बोलते हैं इसको ब्राइट्स डिजीज। नेफ्रेटाइटिस क्या बोलते हैं इसको? ब्राइट डिजीज। और ये जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, है ना। जैसे अगर हम लोग देखें कि किसी तरह का भी जो है वो दिक्कत हो जाए नेफ्रॉन में, है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स ढंग से फिल्ट्रेट ना कर पाए, रीएब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो पाए, है ना, तो वो इन्फ्लामेशन भेजता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नेफ्रेटाइटिस। यानी दिक्कत किस में होगा? नेफ्रॉन में, प्रॉब्लम इन नेफ्रॉन। ठीक है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? नेफ्रेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस हम लोग देखे थे कि लॉस ऑफ एडीएच हार्मोन, है ना। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे कि क्या होता है कि जब एडीएच हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है तो क्या होता है? एडीएच कम सिक्रेट करने के कारण जो पेशेंट होता है जिसके बॉडी में एडीएच कम आ रहा है, उसको उसके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसको पर्सन को जो है हर एक 20 मिनट आधा घंटा में वॉशरूम जाने का ज़रूरत पड़ता है, यूरिन जाने का ज़रूरत पड़ता है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद एक और डिजीज है ओडिमा। ठीक है, ओडिमा। ओडिमा कैसा डिजीज है? तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड जो है वो टिश्यू जो एक्सेस फ्लूइड का एक्युमुलेशन करने लगे, है ना, जिससे जो है वो हम देखेंगे कि सोडियम आयन जो है वो एक्सेस बॉडी से बाहर जाने लगेगा। ठीक है, जो क्या करेगा? वाटर को रिटेंशन काउज करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ओडिमा। ठीक है, ओडिमा में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो एक्सेस वाटर या फ्लूइड का जो है वो सिंथेसिस करने लगेगा, जिससे हमारा बॉडी जो है, बॉडी से सोडियम जो है ज़्यादा बाहर जाएगा, और फिर यूरिन में जो सोडियम प्रेजेंट है एल्डोस्टेरोन के कारण वो जो है हमारे बॉडी में बाहर जाए, अंदर जाएगा। तो उस डिजीज को, एक्सेस स्वेटिंग जिसको होता है, उस तरह का पर्सन जो है उसको हम लोग बोलते हैं, उस डिजीज को बोलते हैं क्या? ओडिमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है डायसूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, जैसे गर्मी के दिनों में जनरली ये देखा जाता है कि यूरिन काफ़ी जो है दर्द, यूरिन जाते वक्त काफ़ी दर्द होता है, उसको बोलते हैं क्या? डायसूरिया। और एक डिजीज है और इन रेसिस, इसको बोलते हैं क्या? बेड वेटिंग, है ना, रात को सोए
और पूरा बेड जो है भींग गया, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं क्या, इनोरेसिस। ठीक है, तो ये सब कुछ डिजीज है ना, जो डिसऑर्डर आता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में, तो ये सब डिजीज काउज होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये कुछ डिजीज के साथ हम लोग का जो है वो चैप्टर खत्म हुआ है ना। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।